हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द सीरीज़ जहां हम मशीन लर्निंग को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक सीख रहे हैं। लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 में, हमने सुपरवाइज लर्निंग की दुनिया में कदम रखा था और रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन का फंडा क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करना। आज हम रिग्रेशन का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम उठाने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सो दैट अगर आपको इन फ्यूचर अपने दोस्तों को भी पढ़ाना होगा ना, आप ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजीली पढ़ा पाओगे। सो ग्रैब योर कॉफ़ी और टी, गेट फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद द अमेजिंग जर्नी। चलो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक पिज़्ज़ा ख़रीदना है, ओके? तो अब पिज़्ज़ाज़ आप एक शॉप पे गए और आपने अपनी उस जो शॉप थी उसका मेन्यू देखा। उनके मेन्यू के हिसाब से आपने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पिज़्ज़ाज़ हैं। एक है 8 इंच पिज़्ज़ा, देन दे हैव 12 इंच पिज़्ज़ा एंड सो ऑन। तो जो 8 इंच का पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस है 200 रुपीज़, ओके? ऑन दी अदर हैंड जो 12 इंच का पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस है 400 रुपये। एंड उनके पास एक और 16 इंच का पिज़्ज़ा भी है जो कि बहुत बड़ा है, एंड उसकी प्राइस है 600 रुपये, ओके? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस शॉप को एक नया पिज़्ज़ा लॉन्च करना हो विच इज़ ऑफ 10 इंच, तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो आप इंस्टिंक्टिवली ये बोल दो कि यार देखो, मेरे हिसाब से अगर 8 इंच का 200 का है, 12 इंच का 400 का है, तो 10 इंच का 300 कुछ का होना चाहिए, राइट? आपने अभी अभी अपने दिमाग में एक छोटा सा रिग्रेशन मॉडल चला लिया। आपने पिज़्ज़ा का साइज़, जो कि हमारा इनपुट फीचर है, उसे जो हमारा आउटपुट फीचर है विच इज़ द प्राइस ऑफ द पिज़्ज़ा, ओके? साइज ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ द इनपुट फीचर, प्राइस ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ द आउटपुट ट्रू वैल्यू और लेबल, राइट? आपने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, एंड उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आप ये एस्टिमेट कर पाए, एंड रिमेंबर द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज़ एस्टिमेट। आप ये एस्टिमेट कर पाए कि ये 10 इंच का पिज़्ज़ा जो है उसकी प्राइस 300 होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि उन्हें एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा, एक नया पिज़्ज़ा स्टार्ट करना है, टॉप ऑफ द लाइन विच इज़ 20 इंच, अगर उनको 20 इंचज़ का पिज़्ज़ा लॉन्च करना है तो वो पिज़्ज़ा का प्राइस क्या होगा? वो पिज़्ज़ा का प्राइस मोस्ट प्रॉबेबली इज़ गोइंग टू बी 800 रुपीज़, राइट? क्योंकि 16 इंच का पिज़्ज़ा 600 का है, 12 इंच का 400 का है, 8 इंच का 200 का है, तो मोटा मोटा आपका जो 20 इंच का पिज़्ज़ा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 800 रुपीज़, राइट? एंड यही तो है लीनियर रिग्रेशन, जहाँ हमने दो वेरिएबल्स, एंड रिमेंबर दिस इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं। इस एल्गोरिदम के अंदर जो अभी हमने हमारे दिमाग में चलाई, जो अभी हमने यहाँ पे किया, उसमें हमने क्या किया? दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स, एक आपका इनपुट फीचर, एक आपका आउटपुट फीचर और आउटपुट वैल्यू, उनके बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, जहाँ जो रिलेशनशिप था दैट वाज लीनियर इन नेचर। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ? इट फॉलोज अ लाइन, ओके? वो एक लाइन की तरह चलता है। वो लाइन इधर ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे कैसे मर्जी हो सकती है, ये कैसे मर्जी सोच लो, बट अ लाइन एज अ लाइन, ओके? सो अगर वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है तो इट इज़ लीनियर इन नेचर। एंड अगर दो एंटिटीज़, अगर दो आपका इनपुट एंड आउटपुट, उनके बीच में रिलेशनशिप एक लीनियर नेचर को फॉलो करे तो वी यूज़ लीनियर रिग्रेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इस एल्गोरिदम का फ़ायदा क्या है? ये जो लीनियर इन नेचर है, ये जो हमने सब कुछ कहा, इसका फ़ायदा क्या है? इसके बेसिस पे
आगे जाके अगर इस ब्रांड को कोई भी एक नया पिज़्ज़ा लॉन्च करना है या फिर आपको ये देखना है कि जो पिज़्ज़ा वो लॉन्च कर रहे हैं उसकी प्राइस बाकी सभी पिज़्ज़ास के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं है, आप इस लॉजिक के बेसिस पे वो एस्टिमेट लगा पाओगे कि पिछले डेटा के हिसाब से मेरे 8 इंच का पिज़्ज़ा जो था वो इतने प्राइस का था, 12 इंच का ये प्राइस था, 16 इंच का ये प्राइस था। तो अगर वो एक नया 10 इंच का पिज़्ज़ा या 14 इंच का पिज़्ज़ा लॉन्च करते हैं तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी, राइट? तो ये होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, चलो ये तो हमने दिमाग में सोच लिया, हम एज अ ह्यूमन मैंने ये सब बना दिया, पर मशीन कैसे करेगी? अगर मुझे इसको कंप्यूटर से करवाना है, मुझे एक ML एल्गोरिदम बनानी है, एल्गोरिदम ये सब कैसे करेगी? उसके पास तो आंखें नहीं है, उसके पास तो दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, जस्ट अ रिफ्रेशर, आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। अ लाइन का फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट? डरावना नहीं लगेगा जब हम इसको समझेंगे अच्छे से। हो सकता है अभी के लिए आपको हो कि यार आपने तो कहा था आप मैथ्स नहीं पढ़ाओगे, पर यहाँ तो शुरू में ही मैथ्स आ गई। तो देखो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जो है वो आपके AI मशीन लर्निंग जर्नी के अंदर हमेशा आपके साथ रहेगी ही रहेगी। क्योंकि अगर आपने मेरी सबसे पहले एपिसोड की वीडियो देखी होगी तो आपको ये अच्छे से ध्यान में होगा, वहाँ पे मैंने ये कहा था एवरीथिंग दैट हैपन्स इन दिस वर्ल्ड can be encapsulated, can be represented in form of a mathematical function, and the process of estimating, the process of finding that mathematical function of certain thing that is happening around us is the process of artificial intelligence. जब भी हम कोई एक AI मॉडल बनाते हैं, जब भी हम कोई एक AI रोबोट बनाते हैं, तो उसका मेन गोल क्या होता है? हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जिस भी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो एल्गोरिदम बनाई गई है, उसके मैथमेटिकल फंक्शन, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करना। और अगर हमने वो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर ली, अगर हमने वो अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से कर ली, तो हम जो प्रेडिक्शंस करेंगे वो बहुत हद तक एक्यूरेट, बहुत हद तक टू द पॉइंट होंगी। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, ये डरावनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारे पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल पे ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले वी हैव दिस y, ओके। तो ये वो चीज़ है जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और इसे हम बोलते हैं हमारा टारगेट वेरिएबल। ओके, टारगेट वेरिएबल इज़ द मेन आउटपुट, इट इज़ द मेन गोल, जिसको प्रिडिक्ट करने के लिए, जिसको एस्टिमेट करने के लिए हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बनाते हैं। हमारे केस में टारगेट वेरिएबल एज ऑफ नाउ फॉर दिस एल्गोरिदम और फॉर दिस एग्जाम्पल वुड बी द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वेरिएबल विच इज़ x। ये वो चीज़ है जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। ये है हमारा इनपुट फीचर। अब इनपुट फीचर क्या होता है? ये वो वैल्यूज़ हैं या फिर ये वो फीचर है, ये वो एंटिटी है जिसके बेसिस पर आप अपना टारगेट एस्टिमेट करोगे। और हमारे इस रेफरेंस एग्जाम्पल के अंदर द इनपुट फीचर इज़, बिल्कुल सही सोचा, इट इज़ द साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा। ओके, क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमें साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा के बेसिस पे एस्टिमेट करना है कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो your y is the target variable which is the price of pizza and x is the input feature और size of pizza। उसके बाद आते हैं ये महाशय जिनका नाम है C। अब C क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा, लीनियर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से y is equals to mx plus c represents the equation of line, जहाँ पे the c is intercept। Okay, let me write it here।
अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट हेयर। ओके, अब मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, लेट्स से मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस पे मैं रखता हूँ मेरे एक्स को, जो कि हमारी पिछली इक्वेशन में था, और एक्स क्या था मेरा इनपुट फीचर विच इज़ द साइज ऑफ पिज़्ज़ा, राइट। वाई पे मैं क्या रखूँगा, मेरा टारगेट, जो टारगेट क्या है मेरा, प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, जो मुझे एस्टीमेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हम क्या बनाना चाहते हैं, एक लाइन बनाना चाहते हैं। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो कैसी होगी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे मर्जी कर सकता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। ओके, अब जो मैंने अभी इक्वेशन यहाँ पे लिखी है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y समझ आ गया, x समझ आ गया, ये c जो है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी मैं ये लाइन बना रहा हूँ, जिस भी लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाली है, वो लाइन मेरे y एक्सिस वाली लाइन को कहाँ से कट करेगी, किस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, अगर मेरी लाइन यहाँ से कट कर रही है, या मेरी लाइन 0 से कट कर रही है, या मेरी लाइन यहाँ से कट कर रही है, यहाँ से कट कर रही है, इसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा लाइन जो है वो कहाँ से जाएगी और कैसी दिखेगी। ओके, फॉर एग्जांपल अब इसी सेम प्लेन के ऊपर मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई हैं, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं मेरी इस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अंदर c को 0 रख देता हूँ, ठीक है, 0 रखूँगा तो इट विल बी हेयर। ठीक है, तो लाइन जो है वो 0 से पास करेगी, वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे भी जाएगी, पर जाएगी इस पॉइंट से, x को कट y को कट करके जाएगी यहाँ से। अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा नंबर दे दूँगा तो हो सकता है वो यहाँ से चली जाए, यहाँ से चली जाए, यहाँ से चली जाए। अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर दे दूंगा, छोटा नंबर दे दूंगा, तो वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो जो ये C है, इंटरसेप्ट है, ये बताता है कि y एक्सिस को कहाँ से कट करना है, कहाँ से पास करना है। टेक्निकली ये हमारे इक्वेशन की एक स्टार्टिंग वैल्यू है, और इसको हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जो आगे जाके मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, इट इज़ कॉल्ड एज बायस। ठीक है, तो आपको कहीं जगह पे ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी भी लिख के मिलेगी। इसको b भी लिखते हैं, c भी लिखते हैं, तो b का मतलब होता है बायस और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। ये इंटरचेंजेबल हैं स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए, तो हो सकता है आप अगर मान लो ऑनलाइन कहीं रिसोर्सेज पढ़ोगे तो वहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी भी हो सकता है। ओके, एंड ये तो था हमारा इंटरसेप्ट। अब बचता है m। सो m जो है ये है हमारी इस इक्वेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है नॉर्मल हिंदी के अंदर, साधारण भाषा में इसका मतलब होता है ढलान, कि उसका एंगल कैसा होगा बेसिकली। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ना, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अगर मेरा जो इंटरसेप्ट है वो 0 से पास करेगा, अगर मेरी लाइन 0 से पास करेगी तो बहुत सारी पॉसिबल लाइंस हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो जो लाइन 0 से पास कर रही है उसका एंगल कैसा होने वाला है, क्या वो लाइन ऐसी दिखेगी, क्या वो लाइन ऐसी दिखेगी, या वो लाइन ऐसी दिखेगी, या वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, या वो नीचे को जाएगी या बिल्कुल नीचे को जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑफ अ लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। और हमारे केस में ये हमें बताएगा कि अगर मेरे पिज़्ज़ा का साइज़ 1 इंच बढ़े तो उसका प्राइस कितना बढ़े। ओके, तो कैसे होगा इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए जस्ट थिंक ऑफ इट एज m इज़ दी स्लोप, और ये ढलान है, ये आपको एंगल बताती है कि आपकी लाइन जो है वो किस एंगल से y एक्सिस से निकलेगी या y एक्सिस से क्रॉस करेगी, उसका x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या एंगल है। एंड m को बहुत सारी जगहों पर वेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपकी जस्ट रिफ्रेशर, c जिसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायस। m जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेट। ओके, तो वेट एंड स्लोप एक ही चीज़ है,
बायस एंड इंटरसेप्ट एक ही चीज़ है। तो हो सकता है आपको कहीं पे जो इक्वेशन है वो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मिले, कहीं पे इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी मिले, कहीं पे इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी मिले, या कहीं पे y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी मिले। तो ये सब इंटरचेंजेबल होती हैं, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, सबका मतलब एक ही है। तो बेसिकली हमारा मॉडल इन m और c की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लाइंस जो हैं, अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन की बात करो तो वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ शो करती हैं। आप कैसे मर्जी एक लाइन को बना सकते हो। अब वो लाइन कैसी होगी? वो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी रिलेशनशिप बिटवीन द साइज़ ऑफ द पिज़्ज़ा एंड द प्राइस ऑफ द पिज़्ज़ा। अब हमने ये तो समझ लिया कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा, पर कितना साइज़ बढ़ने पे कितना प्राइस बढ़ रहा है ये भी तो डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर अगर साइज़ थोड़ा सा कम है तो प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि मे बी शायद रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर वो एक एक्सक्लूसिव ऑफर हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसी लाइन या इसी m और c की वैल्यूज़ को ढूंढने को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब ट्रेनिंग जो है, अब जैसे मान लो हम कहते हैं कि भैया मैं जिम में ट्रेन करता हूँ, या जिम को छोड़ो, हम कहते हैं कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ टू बिकम अ IAS ऑफिसर। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने अंदर का बेस्ट ला रहा हूँ बाहर, है ना। मैं अपने आप को नई नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं अपने आप को इस हिसाब से सेट कर रहा हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका मैं बेस्ट आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। इन द सेम वे यहाँ भी इस एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे मॉडल को या फिर हमारे एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे, उसको सिखाएंगे, ताकि वो अच्छे से साइज़ और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप को समझ पाए, ढूंढ पाए। और जैसे जैसे वो रिलेशनशिप को अच्छे से समझता जाएगा, वैसे वैसे हमारा मॉडल इम्प्रूव होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा मॉडल इम्प्रूव होता जाएगा वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ज़्यादा एक्यूरेसी एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बता पाएंगे कि इस पिज़्ज़ा की प्राइस क्या होनी चाहिए थी, या फिर बेस्ड ऑन दीज फीचर्स किसी घर की प्राइस क्या होनी चाहिए थी, या फिर बेस्ड ऑन सम सर्टेन फीचर्स किसी कार की प्राइस क्या होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, ये स्पेसिफिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ये वो बेस्ट लाइन ढूंढती कैसे है? मशीन ढूंढती है गलती करके। यस, यू हर्ड मी राइट, मशीन्स ढूंढती हैं गलती करके। वो गलती करती रहती हैं, वो एक तुक्का मारेंगी, हम उसको बोलेंगे कि नहीं तुम सही नहीं कर रहे, तुमने जो आंसर दिया वो सही नहीं है। वो कहेगी अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ये दूं, आप कहोगे ठीक है पहले से बेटर है बट अभी भी गलत है, तो वो समझेगा कि अच्छा ठीक है पहले से बेटर हूँ, तो मैं एक और तुक्का मारता हूँ, जैसा सा मैंने पहले लॉजिक लगाया तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके फिर से बताता हूँ। तो आप फिर बताओगे, वो मशीन फिर बताएगी, आप कहोगे कि हाँ अब तुम काफ़ी क्लोज आ रहे हो बट अभी भी गलत हो, वो फिर से कुछ आपको आंसर देगा, आप कहोगे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, पहले वाला ज़्यादा बेटर था। तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा जो मैंने पहले एक लॉजिक लगाया था, जो मैंने पहले एल्गोरिदम बनाए थे या पहले वैल्यूज़ निकाली थी, वो ज़्यादा बेटर थी करंट वैल्यू से, तो चलो मैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा और इम्प्रूव करेगा, फिर आपको होगा कि हाँ यही तो है आंसर, यही तो है एग्जैक्ट आंसर जो मैं ढूंढ रहा था। और इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग का प्रोसेस। एंड इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि इसने आपको एक आंसर दिया और आपने बताया कि ये सही था, ये ठीक था, गलत था, पास था, दूर था, उसको हम बोलते हैं एरर और रेजिडुअल। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और मैं एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ। लेट्स से आपके पास आप एक टीचर हो और आपके पास एक डेटा पड़ा है, और वो डेटा क्या है, जिसके अंदर आपने अपनी क्लास के सभी बच्चों के हाइट एंड वेट की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। मैं कहता हूँ कि मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहता हूँ
जिसमें मैं किसी एक बच्चे का वेट दूं, या लेट्स से मैं एक बच्चे की हाइट दूं, और मेरे पास ये आ जाए कि इस हाइट के हिसाब से इस बच्चे का आइडियल वेट क्या होना चाहिए, ठीक है, कि एक हेल्दी वेट क्या होना चाहिए, या फिर इसका वेट क्या होगा, हो सकता है मुझे तुक्का मारना हो, मुझे एस्टिमेट करना हो कि ठीक है अगर तेरी हाइट इतनी है तेरा वेट पक्का इतना होगा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स पे मैं रखता हूँ मेरी इनपुट को, जो कि अभी के लिए फ़िलहाल मेरा है हाइट, ठीक है, एंड वाई पे मैं रखता हूँ मेरे आउटपुट को, जो अभी के लिए फ़िलहाल है मेरा वेट, ठीक है। हमने कहा कि किसी सर्टेन हाइट पे किसी बच्चे की क्या वेट होगा। यहाँ पे आपने अपनी क्लास के बच्चों का डेटा ऐड करना शुरू किया और उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। हमने कहा कि एक बच्चे की हाइट बहुत छोटी है और उसका वेट भी बहुत कम है। फिर एक बच्चा है और जिसकी हाइट बहुत लंबी है, और क्योंकि वो बहुत लंबा है उसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। एंड उसके बाद फिर एक और बच्चा आया, उसका हमने कहा कि इसकी हाइट तो काफ़ी लंबी है, ठीक ठाक है, बट इसका वेट थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पतला सा है। फिर एक और बच्चा था जिसकी हाइट तो कम थी पर वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। तो ऐसे करके लेट्स से मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डेटा आ गए, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली पॉइंट्स डाल रहा हूँ, बट इन रियलिटी भी आपका बच्चों का डेटा जो है वो कुछ इस तरह का ही दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मुझे एक, मैं आपको कहूँ कि एक लाइन बनाओ, जो लाइन इस डेटा में से पास करे और ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स से क्रॉस करे, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स से क्रॉस करे, बट द लाइन शुड बी स्ट्रेट। तो आप कैसी सी लाइन बनाओगे? अब यहाँ पे एक लाइन ऐसी भी बन सकती है, एक लाइन ऐसी भी बन सकती है, एक लाइन ये 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 भी बन सकती है। तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये सभी आउटकम्स आपको एक एस्टीमेट तो दे ही देंगे, राइट। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि अच्छा ठीक है, ये बताओ अगर किसी बच्चे की हाइट इतनी है उसका वेट कितना होगा, ठीक है, और उसके लिए आपने एक लाइन बनाई जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बनाता हूँ, जो कुछ ऐसी सी दिखती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इंस्टिंक्टिवली यू विल स्टार्ट ड्राइंग स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू योर वाई एक्सिस, जो इस लाइन को कट करती है। देन आप यहाँ से एक वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओगे, और जहाँ पे ये वैल्यू होगी आप कहोगे कि यार देखो ये वाली वैल्यू का वेट जो है, दिस इज़ द एस्टिमेटेड वेट जो उस बच्चे का होना चाहिए या होगा। अभी हमने कैसे किया? हमने क्या किया, हमने एक लाइन बनाई, वो लाइन ने एस्टिमेट किया, उससे हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया हाइट एंड वेट के बीच में, एंड वो लाइन जो हमारी इनपुट वैल्यू के रिस्पेक्ट में जहाँ पे वो कट होती है उसके रिस्पेक्ट में जो मेरी वाई एक्सिस पे वैल्यू विच इज़ माई टारगेट और माई आउटपुट, उसको मैंने बोल दिया कि वो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक गिवन डेटा के बेसिस पे मैं अपने आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। तो ये तो हो गया लास्ट का काम। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में लीनियर रिग्रेशन या द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, इज़ कि आखिर ये लाइन मैं ढूंढूंगा तो ढूंढूंगा कैसे? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखाया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच दिस स्पेसिफिक लाइन कैन बी आइडेंटिफाइड, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग, इस लाइन को ढूंढना, और इस लाइन का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं best fit line. So best fit line in terms of simple linear regression is a line which passes from most of the data points and has smallest or shortest distance from all the other points. इसका मतलब क्या होगा? हम एक यहाँ पे क्लीन सा एक और ग्राफ बनाते हैं, सेम ग्राफ वही, नीचे यहाँ पे हाइट एंड ऊपर वेट। लेट्स से मेरे पास इस बार थोड़े कम डेटा पॉइंट्स है, एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है, और एक डेटा पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ विच लुक समथिंग लाइक दिस, फिर मैं एक और लाइन बनाता हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये लाइन कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब मुझे अगर ये पता करना हो कि इन दोनों लाइन्स में से कौन सी लाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे बताओगे कि मेरे पास जो लाइन है वो बेस्ट है?
आप कंपेयर करोगे, राइट। आप जो भी पॉसिबल आउटकम्स उनको कंपेयर करोगे, बोलोगे कि इस लाइन से बेटर कौन सी लाइन है, इस लाइन से बेटर कौन सी लाइन है। मेरे पास जो ये दो लाइनें हैं, इनको मैं अगर आपस में कंपेयर करके बताऊं कि इन दोनों में से बेटर कौन सी है, तो वो मेरा बेटर होगा, वो मेरा बेटर फिट होगा। बेस्ट फिट तो नहीं, बट एटलीस्ट बेटर तो है, राइट। अब वो बेटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरी रेड वाली लाइन की, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं रेड वाली लाइन से जो भी मेरे एक्चुअल वाले डेटा पॉइंट्स हैं उनकी पैरेलल टू वाई एक्सिस एक डॉटेड लाइन खींचता हूँ। आई विल फाइंड द डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ D1, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ D2, इसका नाम है D3 एंड इसका नाम है D4, ठीक है। एंड याद रखना ये डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डज नॉट मैटर, क्योंकि हमें जस्ट डिस्टेंस उठाना है, ओके। तो वो क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट डज नॉट मैटर, उसको हमने नहीं ध्यान में रखना, ओके। अगर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, D1 D2 D3 D4। अब अगर मुझे एक एवरेज निकालनी हो, अब मैं कहूँ कि यार ऑन एन एवरेज मुझे बताओ कि सभी डॉट्स से, सभी पॉइंट्स से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइड बाय 4, राइट, नॉर्मल एवरेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं नॉर्मल एवरेज करता हूँ तो जो मेरे पॉइंट्स नीचे हैं वो तो मुझे एक नेगेटिव D1 वैल्यू देंगे, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जो ऊपर वाले हैं मुझे पॉजिटिव देंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना, हम तो डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ सभी वैल्यूज़ को, तो नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और इन सब का अगर मैं मीन निकाल दूँ तो मेरे पास एक स्क्वायर आ जाएगा मेरे एवरेज का, राइट। और इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरर, राइट। एरर क्या है कि एक्चुअली जो वैल्यू होनी चाहिए थी, विच इज़ दिस वन और दिस वन और दिस वन, इस वैल्यू से मेरी जो प्रेडिक्शन है वो कितनी दूर है, वो एरर ही तो हुआ ना। कितना एरर हुआ मेरा, कि मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पहुँचना था पर पहुँचा मैं यहाँ, मेरी गलती कितनी है, कितना दूर गया मैं, तो उसी को हम बोलते हैं एरर। एंड ये जो है दिस इज़ कॉल्ड एज एन एरर फंक्शन, और या फिर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरर और रेसिडुअल, कि मेरी लाइन कितना अच्छी है या कितना बुरी है। और हमारा एक्चुअली में गोल क्या होगा इस केस के अंदर, हमें एक ऐसी लाइन ढूंढनी जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, या नॉर्मली एरर लोएस्ट पॉसिबल एरर हो, जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। तो अगर आप मान लो 10 लाइंस को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो जो लाइन का एरर कम होगा, सबसे कम होगा, हम उस लाइन को बोलेंगे कि ये लाइन इन सब में से बेस्ट है, इसीलिए वो हमारी बेस्ट फिट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये मेरी होगी लाइन नंबर 1। एंड लेट्स से मेरी लाइन नंबर 1 का जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स था वो आया 21। ऐसी तुक्का मारूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने, अभी के लिए मान लो 21। फिर मैंने निकाली लाइन नंबर इस लाइन के लिए, विच इज़ वे ग्रीन लाइन, ठीक है। अब ग्रीन लाइन के लिए क्या किया, ये लाइन इस डॉट से पास कर रही थी, ये लाइन इसी डॉट से भी पास कर रही है, इसका मैंने यहाँ का ये डिस्टेंस निकाला, इसका मैंने ये डिस्टेंस निकाला। अब मान लो लेट्स से ये था मेरा D1, जो अभी इसको D21 लिख देते हैं, इसको D22 लिख देते हैं, इसको D23 लिख देते हैं, एंड इसको हम लिख देते हैं D24, ओके। तो अगर मैं इसके लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, D21 प्लस D22 प्लस D23 प्लस D24 डिवाइड बाय 4। एंड ये अगर इन सब का स्क्वायर भी कर दूँ मैं साथ में, ओके। याद रखना वो जो ऊपर वाला 2 है ना, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि डिस्टेंस पहली लाइन का डिस्टेंस दूसरी लाइन का, वो स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है ऐसे। तो ये निकालूंगा, इससे मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स आएगा, जिसको मैं SSE लिख रहा हूँ अभी फॉर द टाइमिंग। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स आएगा फॉर दिस लाइन, एंड लेट्स से दैट वाज मे बी 13, ओके। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन का सम ऑफ स्क्वायर्ड आया 21, एक का आया 13, तो आपके हिसाब से बेटर लाइन कौन सी होगी? ऑब्वियसली द बेटर लाइन वुड बी 13, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में से चूज़ करना होगा तो आपका मॉडल कौन सी चूज़ करेगा? 13 वाली लाइन को चूज़ करेगा। अब ये लाइंस बनेंगी कैसे? आपका मॉडल क्या करेगा?
अगर मान लो मैं बोलूँ एक सिंपल ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, ठीक है, ब्रूट फोर्स का तो आपको मतलब पता होगा कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मेरे पास एल्गोरिदम क्या थी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। मेरे y की वैल्यूज़ लेट्स से एज पर दिस, नीचे वाले के हिसाब से मान लेते हैं कि ये है मेरा 1, ये है मेरा 3 एंड ये है मेरा 3.5 एंड दिस इज़ 4, ओके। एंड उसके अगेंस्ट मेरी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8, ओके। 2 4 7 8 1 3 3.5 4। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे y इज़ इक्वल टू 1 व्हेन m x इज़ इक्वल टू 2 प्लस c, ये तो होगी एक इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन वुड बी 3 इज़ इक्वल्स टू m 4 प्लस c, then 3.5 is equals to m7 plus c and so on, राइट। ऐसे करके मेरे पास ये 4 इक्वेशंस हो गई। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, मैं एक वो लगाता हूँ। लेट्स से मैंने कहा अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मेरी लाइन जो है, मैं कहता हूँ कि मेरी लाइन सेंटर से पास करेगी या फिर 1 से पास करेगी या किसी और से पास करेगी। एक काम करते हैं, मैं c को यहाँ पे रखता हूँ, c इक्वल्स टू 0। अगर मैंने c को इक्वल टू 0 रखा तो 1 इज़ इक्वल्स टू m2 प्लस 0 हो गया, देन 1/2 इज़ इक्वल्स टू m हो गया, ठीक है। तो अगर मैं c को 0 रखता हूँ तो मेरा m हो जाएगा 1/2 एंड सेम वे इसके हिसाब से ऐसे मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस आ गए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ मेरा m हो गया 1/2, तो मैं 1/2 के हिसाब से एक लाइन मार देता हूँ, ठीक है। लाइन मार दी, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन मारी जो इस डॉट से निकल के जाएगी, एक फिर एक लाइन इससे निकल के जाएगी एंड सो ऑन। ऐसे करके मैं बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी, फिर उन लाइन्स को मैं आपस में कंपेयर करूँगा और उस कंपैरिजन के बेसिस पे मैं ये बताऊँगा कि कौन सी लाइन बेस्ट है। लग रहा है सही है? नहीं ना, ये लग रहा है कि यार मैं इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स करूँगा। अभी तो मैंने जस्ट बोला कि हमारे पास तो इन्फिनिट पॉसिबल लाइंस बन सकती हैं, और अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, कितनी ही लाइंस निकालूंगा मैं और कितनी ही बार कंपैरिजन करूँगा, मैं तो करता ही रह जाऊँगा, मेरा सिस्टम चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड पावर, है ना। तो यहीं पे हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज ऑफ m and c, विच इज़ कॉल्ड एट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ओके। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम आपको ब्रूट फोर्स मेथड से बाहर निकल के एक फास्ट कंपटीशन देती है, जो आपको बेस्ट फिट तो नहीं बट एक ऑलमोस्ट बेस्ट फिट वैल्यू देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एल्गोरिदम काम कैसे करती है, इसके लिए आपको हमारा एपिसोड नंबर 5 देखना पड़ेगा, विच इज़ द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम काम करती कैसे है। पर अभी के लिए लेट्स से हमारे पास एक मैजिक टूल है, एक मैजिक एल्गोरिदम है जो हमें बताती है कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए m की, कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए c की, सो दैट जो मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स या सम ऑफ स्क्वायर एरर्स वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी या फिर ऑलमोस्ट सबसे छोटी वैल्यू होगी जो कि पॉसिबली हो सकती है एक लाइन के लिए जो इन डेटा पॉइंट्स के बीच में से जाएगी, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम है ये मुझे हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में इन अ क्विक फैशन, instead of brute forcing and trying and experimenting with all the different algorithms that are there in the market, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे इन डिटेल। अभी के लिए दिस इज़ जस्ट अ नेम। हमें अभी समझना है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। तो लीनियर रिग्रेशन इज़ एन एल्गोरिदम विच हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वैल्यू विच इज़ योर मेन फीचर, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल इनपुट वैल्यू एंड एक आउटपुट वैल्यू के बीच में एक लीनियर लाइन निकालना, एंड उस लाइन के बेसिस पे जो आपकी x की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसको बताना, उसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। एंड द प्रोसेस
ऑफ फाइंडिंग दिस लाइन जो हमारे डेटा में से पास कर रही हो, जहाँ पे आपका जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है, या फिर नॉर्मली अगर मैं कहूँ आपका एरर है वो लीस्ट पॉसिबल एरर हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। और ये लाइन क्या थी, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। ओके, तो अभी के लिए हमने समझा है कि लीनियर रिग्रेशन के पर्दे के पीछे की सारी कहानी क्या है। सारा मैथ तो नहीं, आधा मैथ क्या है, क्योंकि अगला मैथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक ही वीडियो में इतना सारा मैथ बता दूं कि आप कहें कि भैया हम नहीं कर रहे, हम बंद कर रहे हैं। नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें हर चीज़ को अच्छे से ईजी फॉर्म में समझना है, इसीलिए आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू 2 वीडियोज़, जहाँ पे अभी के लिए हमने जस्ट एक इंट्यूशन समझा है ऑन एन एवरेज, एक बेसिक से आइडिया से कि लीनियर रिग्रेशन में ये लाइन का काम क्या है, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग लाइंस हैं। अब उन लाइंस में से बेस्ट फिट लाइन ढूंढना कैसे ढूंढेंगे वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, विच विल बी इंट्रोडक्शन टू gradient descent algorithm, understanding the concept of finding the best fit line for a linear regression model. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रॉम अ लीनियर रिग्रेशन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू योर doubts and help you try and understand the concept a little better. And if in case अगर आपके concepts आपको और क्लियर करने के लिए, आपके डाउट्स को और क्लियर करने के लिए हमें कोई एक नई वीडियो भी बनानी पड़े, वी विल ट्राई एंड मेक दैट वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे इन डिटेल ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम काम कैसे करती है विद अ गुड एग्जाम्पल। एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट विच इज़ द एपिसोड 6 हम लोग एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑफ बिल्डिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग पाइथन, जहाँ एवरीथिंग, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम, द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, सब कुछ हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल टूल के, ताकि आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छप जाए इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म, सो दैट अगर आपको कल कोई इंसान कुछ भी पूछे कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करती है, अगर ये होगा तो क्या होगा, अंडर द हुड क्या चीज़ें होती हैं रिग्रेशन के अंदर, आप उनको बेझिझक बता पाओ कि आई नो एवरीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट एंड आई विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी से प्रैक्टिकल में जंप करेंगे, हम पाइथन में लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उसके बाद I will tell you about a secret library called as scikit-learn, जहाँ पे आप बना पाओगे अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल विदाउट राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। इफ़ इन केस दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग रिगार्डिंग द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड दे वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन अ मच प्रैक्टिकल एंड अ मच फेमिलियर फॉर्म इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो थैंक यू गाइज, कीप decoding, we'll see you in the next video.